नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPS एंड सीजी व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे भौतिक शास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक परमाणुीय भौतिकी से। इसमें आपको परमाणु रेंज है, रेडियो एक्टिव तत्व है और उसके खोजकर्ता है, उनके बारे में 40 महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसमें चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक जरूर बने रहेगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से एक दो प्रश्न ऐसे हैं जो आपके फिक्स है, क्वेश्चन में आने के चांसेस हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो दे दिए गए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इस वीडियो का PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न एक है, 8 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को गलित कर नए तार में परिवर्तित किया गया, जिसका अनुप्रस्थ काट मूल तार के अनुप्रस्थ काट से दोगुना है। नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? 16 ओम, 8 ओम, 4 ओम या फिर 2 ओम। तो यहाँ पर इसको जैसे ही गलित करके काटा जाता है तो दोस्तों उसका जो ओम है वो आपका 2 ओम में परिवर्तित हो जाता है। ये नापतोल अधिकारी के एग्जाम हो तो 2017 में उसमें व्यापम के द्वारा इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परमाणु भौतिकी में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और जो परमाणु बम की खोज करते वाला है ना। तो ये देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल को निम्न में से किस आविष्कार श्रेय दिया जाता है? डीजल इंजन, इलेक्ट्रॉन, बारूद या फिर फाउंटेन पेन। तो यहाँ पर अल्फ्रेड बी नोबेल है, उनके द्वारा क्या चीज है दोस्तों खोज किया गया था? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बारूद, जिसको डायनामाइट बोला जाता है। डायनामाइट है, उसकी खोज किया था अल्फ्रेड बी नोबेल ने। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, अल्फा कणों की खोज किसने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, विलियम के रोएंटजन ने, माइकल फेराडे ने, एडवर्ड टेलर ने या फिर जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने। तो यहाँ पर अल्फा कणों की खोज किसने किया था दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा अल्फा कण की है वो खोज किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक विद्युत प्रतिरोधकता निम्न में से किसकी होती है? कॉपर की, एल्यूमिनियम की, टंगस्टन की या फिर नाइक्रोम की। तो यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है दोस्तों, आपका जो सबसे ज्यादा विद्युत प्रतिरोधकता होता है वो आपका नाइक्रोम है, उसका निक्रोम है, उसका होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में उपयोग होता है जल का, ग्रेफाइट का, कैडमियम का, स्टील का। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आ जाएगा आपका ग्रेफाइट है। उनका उपयोग है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। यहाँ पर जो आपका भारी जल होता है जो दोस्तों जिसका सूत्र होता है D2O, इनका भी उपयोग है मंदक के रूप में है वो किया जाता है। साथ में आपका भारी जल है ये D2O, वो ग्रेफाइट है, इसका उपयोग है वो किया जाता है ना। लेकिन जो आपका कैडमियम है दोस्तों वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, इसको नहीं किया जा सकता है ना। ग्रेफाइट और आपका D2O है वो सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु का निर्भर करती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा पर, तापक्रम पर, दाब पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो उसकी जो अर्ध आयु काल है ना, जिसको कार्बन डेटिंग बोला जाता है, उसको आप निर्धारण करना तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तापक्रम है, इसके ऊपर तो डिपेंड करेगा ही। साथ में इसका जो आपका और क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ होता क्या रहता है? रेडियो धर्मी पदार्थ की अर्धयाकुल वह समय की माप होती है जिसमें पदार्थ की एक निश्चित मात्रा क्षय और विकिरण के उत्सर्जन के कारण आधी रह जाती है ना। तो ये चीज रहता है। और इसकी जो पदार्थ की जो प्रकृति है वो क्या किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की प्रकृति पर है वो निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की प्रकृति पर है वो निर्भर करती है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो, है ना। तो इसमें से जो आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, साथ में है ना उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर ये जो तीनों ऑप्शन दिए है उनके ऊपर भी जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो भी निर्भर करता है टेम्परेचर पर, प्रेशर पर और रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा पर, साथ में पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इसमें से कोई भी ऑप्शन है वो ले सकते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि ये उपयुक्त में से कोई नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य चीज है पदार्थ की प्रकृति है ना,
वो ऑप्शन में नहीं दिया गया था, तो इस वजह से पदार्थ की प्रकृति है वो आप ले सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन डी दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई ये भी ले सकते हैं। ये भी इनके ऊपर डिपेंड है वो करता है ना। तो इसमें डाउटफुल नहीं रहेगा। पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा पर भी डिपेंड करता है, तापमान पर भी डिपेंड करता है, दाब पर भी डिपेंड करता है और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इसको सीजी व्यापम के द्वारा फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम हुआ तो 2022 में, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? दृश्य प्रकाश की, अवरक्त किरणों की, पराबैंगनी किरणों की या फिर एक्स किरणों की? तो यहाँ पर जो ऊर्जा होती है, अधिकतम ऊर्जा होती है दोस्तों किसमें होती है? तो ये होता है आपको ऑप्शन डी बिल्कुल समझिएगा, एक्स किरणें है उसमें जो चुंबकीय विकिरण है उसकी ऊर्जा अधिकतम होती है अवरक्त किरण, दृश्य प्रकाश और पराबैंगनी किरणों की तुलना में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा या फिर अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा? तो यहाँ पर क्या चीज है दोस्तों, जो सूर्य का ऊर्जा है उसका निर्माण कहते हैं नाभिकीय संलयन के द्वारा है। क्या है? सूर्य पर है वो जो ऊर्जा है, एनर्जी है वो प्राप्त होता है, उसका निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के जो संलयन है दोस्तों, उसके वजह से यहाँ पर क्या होता है आपका जो भीतर का भाग रहता है, भीतर का भाग क्या, भीतर का जो भाग है उसका जो ताप करीब कितना 10⁷ डिग्री, 10⁷ केल्विन में, यहाँ पर 60 डिग्री जो केल्विन है उसमें क्या हो जाता है, होता है। इसमें अधिक ताप पर हाइड्रोजन नाभिकों का क्या हो जाता है, संलयन हो जाता है और साथ में इसका अपार ऊर्जा है वो मुक्त करता है ना। ये तो ये चीज को भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न के ओर बढ़ते हैं। तो भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र चौथी भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? कैगा, कलपक्कम, नरोरा या फिर तारापुर? तो यहाँ पर चौथी भूकंपीय पेटी में उपस्थित है दोस्तों कौन सा ताप संयंत्र है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, नरोरा। नरोरा तापक्रम है, नरोरा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी चौथे में अवस्थित है। जबकि जो कलपक्कम है दोस्तों, ये कलपक्कम है आपका यहाँ पर ये दूसरा है ना, ये दूसरा में है। कैगा और तारापुर पेटी, कैगा और जो तारापुर पेटी है वो तीसरा तीसरा जो भूकंपी पेटी है उसमें अवस्थित है ना। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नरोरा है आपका चौथे नंबर पे है, ये चीज है चौथे नंबर पे है आपका। कल्पकम है दूसरे नंबर पर और कैगा और तारापुर ये आपके तीसरे नंबर पर आते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप, नाभिकीय विखंडन से, रासायनिक क्रिया से या फिर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से? तो यहाँ पर जो तारे हैं दोस्तों वो उसमें एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप है वो तारा है वो क्या करती है, ऊर्जा विमुक्त होती है जिसके वजह से वो चमकदार है वो दिखाई देते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ है कहाँ स्थापित हुआ है? कलपक्का में, नरोरा में, तारापुर में या फिर कैगा में? ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कैगा में है ना। जो सक्रिय ऊर्जा स्थापित हुआ है वो कहाँ पर है? कैगा में आपका अवस्थित है। कैगा कर्नाटक में हाल ही में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों उसको स्थापित किया गया है। और तारापुर पहला परमाणु संयंत्र था। यहाँ पर जो आपका तारा है ना, तारापुर है वो पहला परमाणु संयंत्र है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेल, लघु नाभिकीय रिएक्टर, डायनेमो या फिर थर्मोपाइल? तो यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या चीज होता है दोस्तों? तो यहाँ पर जो सौर सेल है ना, सौर पैनल है, उनके माध्यम से क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा है वो लिया जाता है। ये सेल जो किससे बनाए जाते हैं दोस्तों? सिलिकॉन है उससे बने होते हैं, जो सौर ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन, सीरियम, एस्टेरिटीन या फिर वेनेडियम? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन है सिलिकॉन, है ना। सिलिकॉन है इसका उपयोग किसमें किया जाता है? सोलर सेल है उसमें किया जाता है। सौर सेल प्रकाश द्वारा ऊर्जा को क्या करता है, सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है ना। और सिलिकॉन का उपयोग सौर सेल में है उसमें किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर,
नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? थोरियम को, ग्रेफाइट को, रेडियम को या फिर साधारण जल को? तो यहाँ पर जो नाभिकीय रिएक्टर है दोस्तों, उसमें आपको मंदक के रूप में जो उपयोग किया जाता है वो होता है आपका ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट होता है, भारी जल होता है, उसको आप मंदक के रूप में उपयोग कर सकते हैं, है ना। साथ में साधारण जल का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मंदक के रूप में जो साधारण जल है उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु बम निर्माण स्थल, भारी पानी का तालाब, यूरेनियम 238 का उत्सर्जक या फिर आणविक भट्टी? तो परमाणु रिएक्टर क्या होते हैं दोस्तों? ये होते हैं आणविक भट्टी होते हैं, जिसमें परमाणु है ना, परमाणु है, अणु है, उसको परमाणु रूप में तो विखंडन किया जाता है, वहां पर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, है ना। तो क्या बोलते हैं? शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो विद्युत उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो क्या चीज होता है दोस्तों? विखंडन प्रक्रिया के द्वारा सौर सेलों की सहायता से इसके द्वारा इस्तेमाल की गई रिफाइन सामग्री को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा या फिर कठोर जल का शोषक के रूप में उपयोग करने के लिए। तो यहाँ पर जो नाभिकीय रिएक्टर होता है दोस्तों, उसमें जो बिजली पैदा किया जाता है तो उसमें बिजली उत्पन्न करता है। कैसे करता है? विखंडन प्रक्रिया के द्वारा वो बिजली है उसको उत्पन्न है वो किया जाता है। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर बिजली पैदा करने वाले क्या होते हैं? नाभिकीय रिएक्टर है ना, जिसके वजह से क्या है, जो विखंडन प्रक्रिया के द्वारा यहाँ से बिजली उत्पन्न है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए हैं दोस्तों, उसमें से कौन कथन है वो नाभिकीय संलयन रिएक्टर के विषय में सही है या फिर गलत है, उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। साधारणतः उनकी टूक मार्क डिजाइन होती है। फिर तीसरा स्टेटमेंट है, वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट है दोस्तों वो बिल्कुल है। तो यहाँ पर आपका है ना, यहाँ पर आपका दूसरा और तीसरा वो सही है, लेकिन पहला है आपका गलत। वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और आपका जो दूसरा और तीसरा है, साधारणतः उनकी टोकमार्क डिजाइन होती है और वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। तो ये आपका दूसरा और तीसरा है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? काकरापार, कैगा, कुडानकुलम या फिर तारापुर? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, यहाँ आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल से हो जाएगा। कुडानकुलम है, वहां पर जो नाभिकीय शक्ति नाभिकीय रिएक्टर है उसमें जो कुल स्थापित क्षमता है वो अधिक होता है। महाराष्ट्र के जो तारापुर स्थित है दोस्तों, तारापुर नाभिकीय परमाणु संयंत्र है, वो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता कितना है? यहाँ पर है वो 1400 मेगावाट है ना, 1400 मेगावाट है तारापुर का। यहाँ पर तारापुर है उसका 1400 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। कैगा परमाणु संयंत्र ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता है यहाँ पर 800 मेगावाट है। 800 मेगावाट है यहाँ पर जो कैगा है उनका 800 मेगावाट है। और कांकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता है दोस्तों 440 मेगावाट है, 40 मेगावाट है यहाँ पर, है ना। और जो आपका कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता है दोस्तों ये 2000 मेगावाट का है। 2000 मेगावाट का यहाँ पर इसकी उत्पादन क्षमता है। तो आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है? यूरेनियम, थोरियम, इरिडियम, प्लूटोनियम? तो यहाँ पर भारत में सबसे ज्यादा है दोस्तों जो आपका नाभिकीय ईंधन है पाया जाता है वो है आपका थोरियम है वो पाया जाता है। थोरियम है भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये केरल और कर्नाटका वाले हिस्से है वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में है वो पाया जाते हैं। यूरेनियम है ये भारत में कम मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, जो नाभिकीय रिएक्टर में काम नहीं करते हैं। ये सिर्फ बिजली बनाने के उपयोग में है लाया जाता है, लेकिन नाभिकीय रिएक्टर के योग्य यहाँ पर यूरेनियम वो नहीं पाया जाता है, इसको विदेशों से निर्यात किया जाता है। थोरियम बहुत ही महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है दोस्तों, जो भारत में क्या है प्रचुर मात्रा में है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये, पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था?
स्माइलिंग बुद्धा, थंडरबोल्ट, फ्लाइंग गरुड़ या फिर अग्नि परीक्षा। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, स्माइलिंग बुद्धा है ना। उसका जो आधिकारिक कोड रखा है, पोखरण आपके लिए अभी परीक्षण है 1974 में, उसका जो आधिकारिक कोड रखा गया था वो स्माइलिंग बुद्धा है वो रखा गया था, है ना। इसको यहाँ पर 18 मई 1974 को यहाँ पर इसके पोखरण में पहला भूमिगत नाभ की परीक्षण है वो 18 में 1974 में है वो किया गया था, 1974 में किया गया था, जिसका कोड रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया था? पोखरण में जो द्वितीय परीक्षण है वो कब किया गया था? 11 जून 1998 को, 9 जून 1998 को, 11 में 1998 और फिर 29 मई 1998 को। तो यहाँ पर जब दूसरा परीक्षण है वो दोस्तों वो कब किया गया था? तो आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 11 मई 1998 को यहाँ पर किया गया था। पोखरण में जो द्वितीय परीक्षण है दोस्तों, इसके अंतर्गत भारत में जो ऑपरेशन शक्ति है ना, ऑपरेशन शक्ति, यहाँ पर है ना, जो ऑपरेशन शक्ति के तहत राजस्थान का जो पोखरण वाला परीक्षण स्थल है उसमें 5 परमाणु परीक्षण किए गए, जिसमें से प्रथम 3 11 मई को किया गया था। प्रथम 3 परमाणु परीक्षण है वो 11 मई 1998 को किया गया था, और 2 अन्य परीक्षण है, दो और परीक्षण किया गया था वो 13 मई 1998 को किया गया था। इसी के तहत है दोस्तों आपका जो भारत है ना, हमारा भारत है वो क्या होता है, परमाणु संपन्न है वो हुआ था, परमाणु परीक्षण में संपन्न हुआ था, और यहाँ पर ऑपरेशन शक्ति के तहत ये किया गया था। तो पोखरण का फिल्म भी आया, उसको आप देख सकते हैं, वहाँ पर कैसे किस टाइप से है वो आपन लगा परमाणु परीक्षण है वो किया गया था पूरे विश्व में, जो बैन है लगने के बावजूद भी, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम या फिर यूरेनियम। तो यहाँ पर परमाणु ईंधन के रूप में दोस्तों कौन सा है वो नहीं आता है, कौन सा तत्व है वो नहीं आता है? तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन ये है, कैडमियम वो परमाणु श्रेणी के रूप में नहीं आता है। सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ, जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है दोस्तों, उसका परमाणु ईंधन के रूप में क्या हो सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जो कैडमियम है ये परमाणु जो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, कैडमियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं, जिसकी वजह से इसका ईंधन के रूप में उपयोग है वो नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, अणु शक्ति से नहीं संबंधित खनिज को पहचाने। तो परमाणु शक्ति है उसके से संबंधित नहीं है दोस्तों, तो कौन चीज है? मोनाजाइट, थोरियम, बेरिलियम, क्रोमियम। तो यहाँ पर क्या चीज आ जाएगा दोस्तों, आपका जो अणु शक्ति से संबंधित खनिज नहीं है, तो दोस्तों यह आपका क्रोमियम है ना। क्रोमियम है वो क्या नहीं तो है, ये एक सामान्य तत्व है आपका यहाँ पर, लेकिन जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो परमाणु ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। और विकल्प में जो अणु क्रोमियम है वो अणु शक्ति से संबंधित खनिज नहीं है। यहाँ पर जो विकल्प दिए उसके आधार पर ये नहीं, बाकी मोनाजाइट, थोरियम, बेरिलियम ये क्या है, सब रेडियो एक्टिव तत्व है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। बताइए पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो पोखरण कहाँ पर स्थित है दोस्तों? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में या फिर हिमाचल प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान में है जो पोखरण है वो अवस्थित है ना। ये जो पोखरण है वो जैसलमेर जिले के अंतर्गत स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम या फिर हीलियम। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आ जाएगा, हीलियम। सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ है दोस्तों उसको क्या कर सकते हैं, ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। लेकिन जो हीलियम है दोस्तों वो क्या है, अक्रिय गैस है, नोबेल गैस के रूप में आता है, तो इसका उपयोग है वो ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है परमाणु रिएक्टरों में। वैसे हीलियम का उपयोग है वो अलग है, जो आपके स्पेस में भेजा जाता है उसमें है वो किया जाता है ना, लेकिन यहाँ पर नहीं किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? यूरेनियम 233, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 या फिर यूरेनियम 239। तो यहाँ पर बिजली उत्पादन के लिए दोस्तों कौन सा यूरेनियम का जो समस्थानिक है उसका उस परमाणु का उपयोग है वो किया जाता है? तो इसका आ जाएगा आपका यूरेनियम 235 है ना।
इनके ये समस्थानिक यूरेनियम का जो समस्थानिक है 235, उनका उपयोग है वो किया जाता है परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? यूरेनियम, थोरियम, कैल्शियम या फिर प्लूटोनियम। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। कैल्शियम एक सामान्य तत्व है, लेकिन जो रेडियो एक्टिव तत्व यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम है, तो इसका उपयोग है नाभिकीय ईंधन के रूप में किया जाता है, लेकिन कैल्शियम है उसका उपयोग है नहीं किया जा सकता है। ऐसा पदार्थ होता है दोस्तों जिसको रेडियो एक्टिव का उत्सर्जन करते हैं और रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो रेडियो एक्टिव किरणों का उत्सर्जन करते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं, और इसका अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण का उत्सर्जन होता है। यहाँ पर है अल्फा कण होता है, बीटा कण और गामा कण है, उसमें उत्सर्जन होते हैं, जिसको हम ईंधन के रूप में उपयोग लेते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है उसके बाद अगला है आपका यहाँ पर रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही है। अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण ये रेडियो पदार्थ है वो उत्सर्जित करता है। अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ऐसे पदार्थ जो रेडियो एक्टिव किरणों का उत्सर्जन करते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं, और इसमें अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण ये तीनों का क्या करते हैं? उत्सर्जन किया जाता है। इस वजह से आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? यूरेनियम का, थोरियम का, प्लूटोनियम का या फिर लेड का। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेड है ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है ना, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है 30वां नंबर का। यहाँ पर देखिए, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है? नरोरा, कलपक्का, तारापुर या फिर कोटा। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र होता है तारापुर होता है, मतलब है, होता है नहीं मतलब है, वो तारापुर ही प्रथम है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, उपयुक्त दोनों पर, उपयुक्त किसी पर नहीं। तो यहाँ पर ये क्या चीज है दोस्तों, आपका परमाणु बम वो कौन सा सिद्धांत पर काम करता है? तो ये नाभिकीय विखंडन पर है वो काम करता है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है दोस्तों, जबकि जो हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। जो हाइड्रोजन बम है उसका सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कलपक्कम प्रसिद्ध है किसके लिए? परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण, रक्षा प्रयोगशाला के कारण, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र हेतु या फिर अंतरिक्ष केंद्र हेतु। तो यहाँ पर जो कलपक्कम है दोस्तों वो आपका परमाणु शक्ति संयंत्र की वजह से प्रसिद्ध है। कलपक्कम जो क्या है तमिलनाडु में है, और इनका जो आपका है वो स्टेबलाइज्ड हुआ था, वो स्थापित हुआ था वो 1971 में चेन्नई के निकट जो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर से सही है? रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। तो नीचे तो यहाँ पर क्या कौन कौन से स्टेटमेंट है दोस्तों वो सही है? तो यहाँ पर जो आपको पहला स्टेटमेंट है रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है ये नहीं होता, तो यहाँ पर नाभिकीय विखंडन है वो नहीं होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है ये नहीं, तो नाभिकीय विखंडन है तो यहाँ पर नाभिकीय संलयन होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बम है उसको बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल एक बस, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर हैदराबाद एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च है, ये हैदराबाद में है ना, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई या फिर शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता। यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है दोस्तों वो कौन है? तो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई, ये सुमेलित नहीं है ना। ये हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के प्रयागराज है ना, जिसको अभी वर्तमान में इलाहाबाद में स्थित बोला जाता है, अब है ना। इलाहाबाद अब फिर से ये है क्या है प्रयागराज है हो गया है, वहां पर स्थित है। ये तीनों है ना विकल्प
ये बाकी जो तीनों विकल्प है वो सुमेलित है, लेकिन जो हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई दिया गया है ये असुमेलित है। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है सीसा, रेडियम, थोरियम या फिर प्लूटोनियम। तो यहाँ पर यूरेनियम के जो विघटन के बाद जो लास्ट में उत्पाद बनता है दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है आपका सीसा होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 36वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? राजस्थान परमाणु उदयपुर ऊर्जा संयंत्र, नरोरा परमाणु उत्तर प्रदेश, मद्रास परमाणु ऊर्जा कलपक्कम संयंत्र या फिर कैगा परमाणु ऊर्जा कर्नाटका। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उदयपुर ऊर्जा संयंत्र दिया है ये बिल्कुल गलत है। राजस्थान परमाणु संयंत्र यहाँ पर, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावाभाटा कोटा में है वो स्थित है ना। जो राजस्थान परमाणु संयंत्र है वो रावाभाटा कोटा में स्थित है, उदयपुर में ऊर्जा संयंत्र में नहीं है ना। ये चीजें बाकी आपका तीनों है वो सुमेलित है, लेकिन आपका पहला वाला है वो सुमेलित नहीं है, ये रावाभाटा कोटा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर, भारत में भारी जल बनाया जाता है ट्रॉम्बे में, असम में, दिल्ली में या फिर भिलाई में। तो यहाँ पर भारत में भारी जल है वो कहाँ पर बनाया जाता है तो ये है आपका जो ट्रॉम्बे है वहाँ पर है भारी जल है वो निर्माण है वो किया जाता है। भारी जल के उत्पादन के लिए जिम्मेदारी है दोस्तों वो ट्रॉम्बे मुंबई स्थित जो भारी जल बोर्ड है उसको दिया गया है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न है 38वां नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल का उपयोग शीतलक के रूप में होता है क्योंकि इसका खाल क्या होता है, निम्न घनत्व होता है, विशिष्ट उच्च विशिष्ट उष्मा होती है, निम्न विशिष्ट उष्मा या फिर हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये 2022 में है दोस्तों, वो पूछा गया प्रश्न है फूड इंस्पेक्टर की एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या होता है, जो शीतलक के जल का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है, कारण क्या है, उच्च विशिष्ट उष्मा होने की वजह से। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। नाभिकीय ईंधन यूरेनियम 238, सोलर सेल 0.5 से 1.0 वोल्ट तक, बायोगैस 75% मीथेन, विंड मिल पवन चक्की में वायु का वेग 10 किलोमीटर पर हॉर्न या फिर नाभिकीय विखंडन परमाणु बम। यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है दोस्तों उसको आपको मिलाना है। तो कौन कौन से है दोस्तों जो सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो नाभिकीय ईंधन है यूरेनियम 238 ये नहीं है ना। नाभिकीय ईंधन के रूप में 238 का नहीं किया जाता, यहाँ पर 235 है उसका उपयोग है वो किया जाता है नाभिकीय ईंधन के रूप में। पहला ये वाला हो जाएगा और आपका दूसरा है वो हो जाएगा आपका जो विंड मिल पवन चक्की जो है वायु का वेग जो है ये नहीं है ना, ये आपका गलत है। तो ए और डी है वो गलत है। यहाँ पर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए एवं डी गलत है, बाकी सब सही। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही प्रश्न लाया था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेगा, और पहली बार कि कोई दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।